मैं हूं पारुल और आज मैं आपके लिए लाई हूं बिजनेस मैनेजमेंट थियोरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम सिस्टम अप्रोच के नाम से जानते हैं। सिस्टम अप्रोच कई सारे यूजी कोर्सेज जैसे बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीए प्रोग्राम और कई सारे मैनेजमेंट कोर्सेज जैसे कि बीबीए, एमबीए जैसे कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। System approach was basically given by two scientists, namely Ludwig von and J.G. Mellon. I would like to repeat the names Ludwig von and J.G. Mellon. तो इन दोनों साइंटिस्ट ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को एज अ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। अब ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ना सिस्टम, इसका सिस्टम अप्रोच में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। ठीक है, सो इसका मीनिंग एक बेहतरीन तरीके से आपको बताने के लिए मैंने जूनियर क्लासेस के एक कंसेप्ट की मदद ली है। ओके, सो व्हेन वी वर इन द जूनियर क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट मेनी सिस्टम्स जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा। ओके, सो मैंने जो यहाँ पर एग्जांपल लिया है वो लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास कई सारे पार्ट्स होते हैं, कैसे स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड पाइप एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सभी पार्ट्स मिलके क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अगर इनमें से किसी एक पार्ट को हम हटा देते हैं, मान लिया स्टमक को हमने हटा दिया या लार्ज इंटेस्टाइन को हमने हटा दिया, तो क्या हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा? नहीं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सभी पार्ट्स आपस में क्या है? इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटरलिंक्ड हैं और वेल कोऑर्डिनेटेड हैं, तभी वो ठीक से काम कर सकते हैं और हमारा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट लेवल्स, ये भी सब आपस में क्या है? वेल कोऑर्डिनेटेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं। आइए इसके बारे में डिटेल आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने सिर्फ इतना पोर्शन कवर किया है कि सिस्टम अप्रोच में वर्ड सिस्टम का क्या सिग्निफिकेंस है। आइए पढ़ते हैं सिस्टम अप्रोच कहती क्या है। सिस्टम अप्रोच के अकॉर्डिंग ये जो दो साइंटिस्ट हैं इन्होंने कहा है कि जिस तरह हमारे इन्वायरमेंट में बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग थिंग्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। बायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स के क्या एग्जांपल्स हैं? एयर है, वाटर है, सॉइल है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो हमारे नेचर में एक दूसरे पर क्या है? इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। कैसे? देखते हैं। जैसे कि प्लांट्स हैं वो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और वो डिपेंडेंट हैं नॉन लिविंग थिंग्स पे, जैसे कि एयर है, वाटर है, टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स हैं वो हमें मीट देते हैं, एग्स देते हैं, मिल्क देते हैं, और ह्यूमन बींग्स उनको क्या देते हैं? फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं। तो लिविंग थिंग्स आपस में क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। जो लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी एक दूसरे पर क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। सो इसी तरह से हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं, वो भी सब एक दूसरे पर क्या है? इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, जैसा कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट को मान लिया 1500 पेन्स बनाने का ऑर्डर मिला। ठीक है, तो सेल्स डिपार्टमेंट 1500 पेन्स तब तक सेल नहीं कर सकता जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको 1500 पेन्स प्रोड्यूस करके नहीं देगा, और ये तब तक प्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 1500 पेन्स बनाने के लिए अपने रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये सभी डिपार्टमेंट्स आपस में क्या है? इंटरलिंक्ड है, वेल कोऑर्डिनेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, इसी तरह से हम बात कर सकते हैं सभी लेवल्स की, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है,
टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर उसने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज बना दी, प्लान्स बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन उसका क्या फायदा अगर मिडिल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट उन प्लान्स को एग्जीक्यूट ही नहीं करे तो, इम्प्लीमेंट ही नहीं करे तो, ठीक है, क्या वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो सकती हैं? नहीं। तो सभी डिपार्टमेंट्स को और सभी लेवल्स को जो हमने देखे वो आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए, इंटरलिंक्ड होना चाहिए और वेल कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए आपस में, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन, बी क्विक। So let us talk about the features of system approach. So the very first feature is holism. Okay? According to the system approach, the organization is treated as a whole. हम यहाँ पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल ट्रीट कर रहे हैं। जब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, डिड आई एवर से दैट आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट और स्पेसिफिकली अबाउट टॉप लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट? नेवर डिड आई से। मैं तब से पूरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सिस्टम अप्रोच में आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलेंगे, आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल मानेंगे। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। So the next feature of system approach is feedback. So every organization or the system is based on feedback. हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, कॉर्पोरेशन है, हमें फीडबैक की जरूरत होती है। इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, लेवल्स हैं, ये आपस में एक दूसरे को फीडबैक कन्वे करते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से बेहतर पॉलिसीज और बेहतर प्रोसीजर्स का निर्माण हो पाता है, ठीक है। अब फीडबैक हमारे पास दो तरह का होता है, पॉजिटिव फीडबैक एंड द नेगेटिव फीडबैक। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकती हूँ। जैसे आप पीटीएम में जाते थे अपने पेरेंट्स के साथ टीचर से मिलने, तो टीचर यूज्ड टू से ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, सभी टाइम डिसिप्लिन में रहता है, सारा होमवर्क करके लाता है और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं, बहुत सिंसियर बच्चा है। So this is the positive feedback. Negative feedback कैसे? ये तो बहुत शरारती बच्चा है, कभी काम नहीं करके आता है, टीचर्स की कोई बात नहीं सुनता है और कॉरिडोर में इधर से उधर भागता रहता है। So this is negative feedback. ठीक है। अगर मान लिया टीचर ने आपके बारे में बोला कि ये बच्चा बहुत सिंसियर है, तो क्या अगली बार से आप सिंसियर बनना छोड़ देंगे? बल्कि और ज्यादा सिंसियर, और ज्यादा मार्क्स लाके दिखाएंगे और ज्यादा एफर्ट्स पुट करेंगे, यही होगा ना। तो इसी तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। पॉजिटिव फीडबैक आता है तो हम उन्हीं फैक्टर्स को, जिन फैक्टर्स की वजह से हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला, उनको हम और ज्यादा सर्कुलेट करेंगे, एनकरेज करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। नेगेटिव फीडबैक मिलता है हमें तो हम क्या करेंगे, करेक्टिव स्टेप्स लेंगे ताकि उन डेविएशंस को प्रिवेंट करें। अब जो शरारती वाला बच्चा था वो अगली बार से क्या करेगा, शरारत कम करेगा या फिर बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। जिसके मार्क्स कम आते थे वो अब से क्या करेगा, एफर्ट्स ज्यादा करेगा ताकि अगली बार से ये सिचुएशन रिपीट नहीं हो। इन द सेम सेंस ऑर्गेनाइजेशन में भी नेगेटिव फीडबैक मिलने पर करेक्टिव स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि अगली बार जो डेविएशंस हुई हैं वो रिपीट ना हो, ठीक है। नाउ आप में से बहुत लोग जो बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं कि डेविएशंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। जो आपके प्लान स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो आपने प्लान कर रखा होता है, ठीक है, और जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, डेविएशंस। तो अगली बार ये डेविएशंस ना हो इसके लिए क्या लिए जाएंगे, करेक्टिव स्टेप्स लिए जाएंगे, ठीक है। इस केस में जब हमें नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, ठीक है, और पॉजिटिव फीडबैक का मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, प्लीज नोट इट डाउन एंड बी क्विक। So the third feature of system approach is dynamic. Okay, so organization is a dynamic system as it is responsive to its external environment. हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक डायनामिक सिस्टम कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है बिजनेस का वो प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो काफी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के इंटरनल इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। इसको हम स्लैप से याद कर सकते हैं, एस फॉर सोशल, एल फॉर लीगल, ई फॉर इकोनॉमिक, टी फॉर पॉलिटिकल एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये सभी फैक्टर्स आप स्टैंडर्ड 12th में कवर कर चुके हैं।
लेकिन फिर भी मैं इनको दोहराना चाहूंगी बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच है, तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप सुन लीजिए। So the social factors include society's trends, traditions and values. जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में आजकल हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड चल रहा है, एवरीवन वांट्स टू बी फिट एंड हेल्दी, ठीक है। तो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि हेल्दी जूसेस, हेल्दी फूड्स में डील करते हैं, उनका सेल्स क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसे बिजनेसेस आजकल फ्लरिश करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज ऑफ द सोशल फैक्टर्स। ये भी क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर होता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज लीगल फैक्टर्स विच इंक्लूड लेजिस्लेशंस एंड कोर्ट जजमेंट्स। जैसा कि हम देखते हैं कि जो सिगरेट का जो पैकेट है उसके पीछे लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब इस तरह के जो लॉज बने हैं, क्या वो सिगरेट की जो सेल्स है उसको इफेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो लीगल फैक्टर है, जो कि एक तरह से एक्सटर्नल फैक्टर है, वो भी हमारे बिजनेस को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स विच इंक्लूड डिस्पोजेबल इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मेनी मोर। मैंने सिर्फ 2 ही मेंशन किए हैं, बट फॉर द डिटेल स्टडी आप क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज की बुक को देख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल्स लिए हैं, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। मान लिया ऐसा जाता है कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है, तो उनकी जो डिमांड है कमोडिटीज के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। दिस इज हाउ द इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। इसी तरह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर गिरेगा तो, ठीक है। तो इसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट ने इन्फ्लुएंस किया हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल फैक्टर्स विच इंक्लूड्स गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स बिजनेस। गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है बिजनेस के प्रति, ठीक है। मान लिया कि जो कॉटन गारमेंट्स हैं उस पे गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो जो कॉटन टेक्सटाइल बिजनेसेस हैं उसके लिए एक बून है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द पॉलिटिकल फैक्टर्स which are also one of the external factors influence the internal environment of the cotton textile business, okay. The next is technological factors which includes scientific improvements and innovations. अगर मान लिया मैं टाइपराइटर का बिजनेस खोलती हूँ लेकिन वो नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आजकल उससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है, लेकिन वहीं पे मैं लैपटॉप्स को सेल करूं या मोबाइल फोन्स को सेल करूं तो मेरी बिजनेस हो सकता है कि टॉप पे भी पहुंच जाए। सो वी कैन से दैट द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैव अफेक्टेड द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस, ओके। Let us talk about the fourth feature of system approach, that is synergy, okay. यहाँ पर आपको एक लाइन देखने को मिलेगी, सिस्टम इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ओके। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप क्रैम ना करें, समझ के करें तो ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है समझते हैं। यहाँ मैंने आपके सामने पूरी ऑर्गेनाइजेशन का पिक्चर बनाया है, आप देख लेते हो, ठीक है। ये सभी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ये जो मैंने लाइन यहाँ पर बनाई है वो इसी को ही दर्शा रहा है कि सभी पार्ट्स यानी कि सभी डिपार्टमेंट्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं, आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो आउटपुट होगा दैट विल बी ग्रेटर इफ वी सेपरेट ऑल दीज पार्ट्स, इफ वी सेपरेट ऑल दीज डिपार्टमेंट्स और इन सभी के आउटपुट को हम अलग से ऐड करें तो इसके कंपैरिजन में ज्यादा आउटपुट इसका होगा। व्हाई? बिकॉज ये पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, दैट इज व्हाई इसका आउटपुट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कि हम इन सभी पार्ट्स को अलग अलग कर दें फिर इनके आउटपुट्स को मिला दें, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था, ठीक है, उसके अंदर एक टॉपिक है मेथड स्टडी, ओके। हो सकता है क्लास 12th में बहुत लोगों के पास बिजनेस स्टडीज नहीं थी तो उनको इस टॉपिक के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको बताना चाहूंगी दैट मेथड स्टडी ये कहता है कि किसी भी काम को करने के लिए एक वन बेस्ट वे होता है, ठीक है, जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव कर सकते हैं।
इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। ठीक है, अगेन हो सकता है आपको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब नहीं पता, तो इफेक्टिवली मतलब कि गिवन टाइम पीरियड में काम को करना। ठीक है, एफिशिएंटली मतलब कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करना। ठीक है, तो टेलर ने कहा था कि किसी काम को भी करने के लिए वन बेस्ट वे होता है जो मैनेजमेंट को ढूंढना चाहिए, फाइंड करना चाहिए। ओके, लेकिन सिस्टम अप्रोच ये कहती है कि किसी भी काम को करने के लिए वन बेस्ट वे हो ये जरूरी नहीं है, मल्टीपल वेज भी हो सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। तो आप इन मल्टीपल वेज में से किसी भी वे को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। So now system is basically of two types, open system and the closed system. Let us first discuss about the open system. Okay? So अब हमारे बिजनेस का एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और बिजनेस का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, अब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है हमारे बिजनेस का, ठीक है, वो इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या देता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी। यही तो देता है ना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस को। ठीक है, और जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस है वो क्या दे रहा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस को? वेजेस एंड सैलरी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंटरनल इन्वायरमेंट जो है बिजनेस का और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इन दोनों के बीच में कुछ एक्सचेंजेस हो रहे हैं जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो जहां पर ये एक्सचेंजेस होते हैं, जहां पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है बिजनेस का वो इंक्लूडेड होता है, उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्लोज्ड सिस्टम पे। तो ये तो बहुत ही आसान है। क्लोज्ड सिस्टम मतलब क्या? वहां पर सिर्फ बिजनेस का इंटरनल इन्वायरमेंट होगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है बिजनेस का हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है बिजनेस का वो कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं डाल रहा है हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो इन दो तरह के सिस्टम्स को आप नोट कर सकते हैं। प्लीज हरी अप। सो गाइस, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टू काइंड्स ऑफ सिस्टम, दैट इज ओपन सिस्टम एंड द क्लोज्ड सिस्टम। ओके, सो लेट अस डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। द क्वेश्चन इज, कैन एन ऑर्गेनाइजेशन और अ सिस्टम बी आइसोलेटेड? Or it can be asked as, does the closed system operate? So the answer is no. Let me explain you guys why this is so. So closed system, as I have told you earlier, is a system where there are no exchanges between the internal environment of the business and the external environment of the business. जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को गुड्स प्रोड्यूस करनी है, so we have to hire the labor, okay? And अगर हमें finished goods को सेल करना है, so हमें कस्टमर की जरूरत होगी जो आएंगे और हमारे गुड्स को खरीद कर जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, so यहाँ पर जो लेबर आप देख रहे हैं, कस्टमर्स आप देख रहे हैं, ये दोनों ही हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट प्रूव्स दैट ओपन सिस्टम, I am talking about open system where there are exchanges between the internal environment of the business and external environment of the business can exist. But here in the question we are talking about closed system where no exchanges are taking place. So this kind of the system cannot operate. Reason I have explained you, please note it down. Okay, so now let us move on to the next question. In the next question, there is a picture of an organization where these are different parts or the departments. Okay? So the question is, can this be called as a system? Give reasons. So the answer is no, guys. Why? Let me explain you that. Here we are seeing that different departments of the parts are connected to each other, are linked to each other. But the fifth and the sixth part are not connected to each other. So in this case, we cannot say it is a system. Okay, now I am connecting the fifth and the sixth part. Now it will be called as a system. Okay, so to be called as a system, every part or the department needs to be interlinked or needs to be interconnected to each other. Okay, so please note it down, guys. Hurry up. So guys, congratulations that the system approach is over.
मैं ऐसी आशा करती हूँ दैट आप में से जो व्यूअर्स साइंस बैकग्राउंड से या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, जिनके पास बिजनेस स्टडीज नहीं था, वो भी इसको बहुत आराम से समझ पाए होंगे। ठीक है, इफ यू रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।